हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 में। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी का देखेंगे। केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको रटना नहीं है। मैं ऑब्जेक्टिव भी अगर करना है तो आप थ्योरी को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे देंगे। और ये केवल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बीपीएससी, एस्टेट, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। पहले आप देख लीजिए थ्योरी सेक्शन को मैं किस तरह से कवर करूंगा, और उसके बाद अंत में मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट के रूप में कराऊंगा। देख लीजिए यहाँ पे ये सारे चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और काफ़ी आसान भाषा में। ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब यहाँ पे ला दूंगा, जिसमें आपको जवाब देना होगा थ्योरी करने के बाद, या फिर मैं भी हेल्प करूँगा इसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर को और समझेंगे पहला चैप्टर रसायन शास्त्र का। इससे पहले मैं भौतिकी का क्लास 10th का सभी चैप्टर करा चुका हूँ, बायोलॉजी का 2 चैप्टर करा चुका हूँ, और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। वैसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मान लीजिए कोई ए है और कोई बी, अलग गुण वाला पदार्थ है, ये दोनों मिलकर ए बी बना लिया, एक पदार्थ बना लिया। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इन दोनों का गुण अलग होगा और इनका गुण इन दोनों से अलग होगा, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो गए। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। और जो पदार्थ बना इन्हें कहा जाता है उत्पाद या प्रतिफल। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगली बात हम लोग करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, लेकिन रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को जिस संकेतों एवं सूत्रों से प्रदर्शित करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे धातु का ऑक्सीजन से एक अभिक्रिया करके मैं दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, ये एरो का चिन्ह दूंगा मैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। संतुलित करने के लिए इधर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगा दूंगा, इधर 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 लगा दिया, संतुलित हो गया समीकरण। ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। संतुलन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको ट्रिकली संतुलित करना है बड़े से बड़े समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो उसका चिंता आप छोड़ दीजिए। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो अगर मैं इसे भाषा में कहूँ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन किस समीकरण से हम इसे दिखाएंगे? तो ये संकेतों या सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग जो लिखते हैं वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। फिर से समझ लीजिए, भोजपुरी में समझा देता नहीं। जब हमनी के रासायनिक अभिक्रिया में संकेत आ सूत्र के प्रयोग से देखावे नहीं जा, ओकरा के कहल जाला रासायनिक समीकरण। सीधी से बात बा, याद नहीं खे करेगी, कोनो चीज के रटे के नहीं खे, अपना भाषा में समझे के बा। अब एकरा के संतुलित कर दिया, काहे कि द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत कहेला जे संतुलित रहे के चाहिए। कोई भी कोनो पदार्थ बनी अभिक्रिया के बाद तो ओकर द्रव्यमान संरक्षित रही, यही से एकरा के संतुलित करे के पड़ेला। तो चलिए आगे देखते हैं। अब तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया जान गए, रासायनिक समीकरण जान गए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोग का मतलब होता है जुटना।
दो या दो से अधिक पदार्थ जब जुट करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा, एक, तो हम लोग कहेंगे कि संयोग हो रहा है। जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिखाया, या फिर आप इसे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। दो पदार्थ मिला और एक पदार्थ का निर्माण किया, संयोग हुआ यानी ये जुटा और एकल उत्पाद बना, ये अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो गया, तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। अभी मैग्नीशियम वाला कंडीशन भी जो मैंने आपको दिखाया था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसको वैलेंस मैंने किया, तो देखिए दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। या आप ये भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक या अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और जब भी आप डिफिनीशन दीजिए, मैं स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सीबीएसई से हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे राजस्थान बोर्ड, जब भी आपसे डिफिनीशन पूछा जाए तो डिफिनीशन देने के बाद एक या दो एग्जाम्पल जरूर दे एग्जामिनर को। ओके, तो आपका कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगा और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले आप लोग केवल थ्योरी सेक्शन देखें। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। तो जब एक पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सीधे आपको याद रखना है टूटना। जब कोई पदार्थ टूटकर विघटित होकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दूं कि वियोजन अभिक्रिया को आप कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम आप सुने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम आप सुने होंगे, चूना पत्थर इसको कहा जाता है। जब इस पे उष्मा दिया गया तो ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड में, और क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हुआ। ओके, तो देखिए एकल, जब एक पदार्थ ये टूटा, कितने पदार्थों में, दो पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थ में भी टूट सकता था। तो जब एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जब इसे हम लोग गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बना लेता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है और ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी टूटा दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के भी अपना प्रकार है। वो कौन कौन, तो उष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन। अपघटन का मतलब ही होता है वियोजन। वियोजन को आप अपघटन भी कह सकते हैं, टूटना कह सकते हैं। तो जो वियोजन होगा केवल एक ही चीज़ों से वियोजित नहीं हो सकता है, ऊष्मा से भी हो सकता है, प्रकाश से भी हो सकता है और विद्युत से भी हो सकता है। तो वैसे वियोजन अभिक्रिया जो उसमें ऊष्मा के द्वारा होता है, या वैसी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होता है, उष्मीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा होगा प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन, विद्युत के द्वारा होगा तो विद्युत अपघटन। डिफिनीशन सबका आसानी से याद हो जाएगा। अपघटन सीधे याद रखिए, वियोजन यानी टूटना। ऊष्मा के कारण अगर कोई अभिक्रिया टूटता है, रासायनिक अभिक्रिया, तो उसे वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पूछ देगा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो कहिएगा वैसा वियोजन अभिक्रिया या वैसा अपघटन अभिक्रिया
जो प्रकाश के सहायता से अपघटित होता है उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके हम लोग यहाँ देख लीजिए, डिफिनीशन भी लिख चुका हूँ और एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। अभी आपने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल देखा, चूना पत्थर का। जब इस पे उष्मा दिया गया तो ये टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या मुक्त हुआ, इसमें मुक्त हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वियोजित हो गया, टूट गया उष्मा के द्वारा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन किस प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है, तो आप कहिएगा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। या प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में से उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, और तीनों कंडीशन देगा, प्रकाश अपघटन भी देगा, उष्मीय अपघटन भी देगा और विद्युत अपघटन भी देगा, और इनमें से कोई नहीं देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये एरो दिखाई दे, एरो देता नहीं है, वैसे एरो दे देगा तब तो आप पकड़ लेंगे, ये खाली छोड़ देता है। ये त्रिभुज का निशान मतलब उष्मा है, क्या है, उष्मा है। चलिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा विघटित होती है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं कहूँ कि विद्युत के द्वारा विघटित होती है तो विद्युत अपघटन, प्रकाश के द्वारा विघटित होती है तो प्रकाश अपघटन। तो याद हो गया, लेकिन आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा। एक एक एग्जाम्पल हर चीज़ का, या एक या दो, कम से कम दो या एक जरूर दीजिएगा। प्रकाश अपघटन देखिए, सिल्वर क्लोराइड, ये AgCl सिल्वर क्लोराइड है। जब इस पे सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश डाला जाता है, लाइट, तो ये अपघटित होता है सिल्वर में, किसमें, सिल्वर में, और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है, अपघटित हो गई। सिल्वर क्लोराइड किसके कारण अपघटित हुआ, प्रकाश के वजह से, इसलिए यह प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन। तो इसमें तो आसान, जल को जब अपघटित किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक विद्युत के कारण हुआ। ये वैलेंस नहीं है, तो हम लोग पहले इसको वैलेंस कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको वैलेंस कर लेंगे, यानी 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, संतुलित हो गया। तो ये विद्युत के कारण विघटित हुआ जल, इसलिए ये विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा विघटित होती है, या वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा अपघटित होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन या वियोजन एक ही बात है, यानी टूटना। चलिए आगे बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक तत्वों का गुण है कि कोई ना कोई तत्व अपने कम, कोई अधिक क्रियाशील होता है, कोई कम क्रियाशील होता है, ठीक है, कोई कम क्रियाशील होता है। ये सब जैसे आपका ये सारे तत्व हो गए, तो इनकी क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। क्या क्या होती है, किसी की उच्च होती है, किसी की निम्न होती है। तो कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया कि जब अधिक क्रियाशील धातु अभिक्रिया के फलस्वरूप कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4। अब ये क्या किया, जब रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट से आयरन, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया, और कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। देखिए कॉपर सल्फेट में से आयरन कॉपर को बाहर फेंक दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, इसलिए ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को वो विस्थापित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान गए कि आयरन जो है लोहा है, कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को वो विस्थापित कर दिया,
और ये एकल विस्थापन का उदाहरण भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एक ही विस्थापित हुआ है कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार के होते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया विस्थापन का। यहाँ आप देख सकते हैं एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन में आप वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक धातु विस्थापित होता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जवाब दे सकते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं, सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या है ये? सोडियम सल्फेट है। अब आप क्लास 9th में नामकरण नहीं जाने हैं तब तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। प्लस बेरिलियम क्लोराइड, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेरिलियम सल्फेट बन जाता है। बेरिलियम सल्फेट बन जाएगा और क्या बनेगा? नमक बन जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो देखिए इसमें से क्या विस्थापित हुआ? सोडियम विस्थापित हुआ। इसमें से क्या विस्थापित हुआ बताइए? देखिए सल्फेट भी विस्थापित हुआ और सोडियम भी विस्थापित हुआ, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आप दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो नाम से ही आप पकड़ लेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जो ऊष्मा को अवशोषित करेगा यानी ऊष्मा को ग्रहण करेगा और जो ऊष्मा का त्याग करेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेंगे कि नौसादर ये जो होता है हमारा NH4 अमोनियम क्लोराइड, जब ये उस ऊष्मा को अवशोषण करेगा तो अमोनिया का निर्माण करेगा और क्लोरीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? क्लोरीन का। ये धन आयन बनाया और ये ऋण आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये अमोनिया और क्लोरीन में क्या हुआ? टूटा। तो इसमें ऊष्मा का क्या हुआ? अवशोषण हुआ। तो इसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे मान लीजिए बर्फ पिघलेगा। बर्फ जब पिघलेगा, बर्फ को आप गर्म कीजिएगा तो ऊष्मा को अवशोषित करेगा तब ना वो पिघलेगा। तो बर्फ का पिघलना ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। और आप जब श्वसन करते हैं, क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलता है ना, ऊष्मा का त्याग करते हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं ऊष्माक्षेपी का या दहन। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का निष्कासित होगा, ऊष्मा निकलेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरे भाई, जब हम लोग ईंधन को जलाते हैं, ईंधन का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि जब ईंधन जलेगा तो ऊष्मा देगा तब ना कोई चीज़ पकेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी। श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी, ध्यान रखिएगा। आगे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। तो ऊष्माक्षेपी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए CH4 मीथेन है। ओके, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करेगा और ये जलवाष्प और साथ ही साथ ऊष्मा का निष्कासन होगा। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? देखिए ऊष्मा निकला ना, और ये दिखाएगा नहीं कि ऊष्मा निकल रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा। तो दहन का जलना, सीधी सी बात आप जान लीजिए, जब कोई दहन जलेगा तो ऊष्मा देगा ही देगा। तो जब ऊष्मा देगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन। ऑक्सीकरण को आप उपचयन भी कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं। तो उपचयन में क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन
त्यागा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉपर का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। इसे वैलेंस कर लीजिए तो ये वैलेंस हो गया। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा और ये ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और भोजन का पचना, भोजन का पचना, हमारे शरीर में जो भोजन का पचना होता है ये उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं वही चीज़ डिफिनीशन में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। किसका त्याग होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये दो बार हो गया है, अपचयन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो आप उसे कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप दिखा सकते हैं अपचयन को। कॉपर ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन की जब वृद्धि हो गई तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए जिंक, पूरे मिटा देता हूँ, जिंक, अरे यार राइटिंग में लिखा ना, ये जिंक हो गया प्लस कॉपर सल्फेट से ये रिएक्ट किया। ओके, तो ये जिंक सल्फेट और क्या बना? कॉपर निष्कासित हुआ। तो इसमें देखिए ये जो अभिक्रिया है इसमें जिंक का, देखिए जिंक का क्या हुआ है? जिंक का हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। और कॉपर का क्या हुआ है? तो अपचयन, यानी इसका उपचयन हुआ है, अब लिख रहा हूँ उप, और इसका अपचयन हुआ है। किसका? कॉपर का। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप दे सकते हैं। अब बारी आ गई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। अब आप धराधर ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मैंने कहा था कि जब ये दो पदार्थ भाग लिए और ये भिन्न गुण वाला पदार्थ बना तो इसे क्या कहते हैं? और इसे, तो जो बना तो उसे तो उत्पाद कहते हैं, लेकिन जो भाग लिया उसे क्या कहते हैं? चर्चा किया था शुरू में ही, आपको कमेंट में जवाब देना है अब। या फिर एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, धातु अधातु में ये चीज़ फिर से मैं बताऊंगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, धात्विक ऑक्साइड, और ये बैलेंस कर दिया गया। और ये होते हैं जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं धात्विक ऑक्साइड, तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे अम्ल धातु, जब अम्ल लवण क्षार पढ़ेंगे वहाँ ये सब चीज़ों को जानेंगे। धातु अधातु पढ़ेंगे वहाँ रिएक्शन को जानेंगे। सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे तब उसका एमसीक्यू करेंगे और एग्ज़ाम में कैसा भी घुमा के एमसीक्यू आएगा तड़ाक से आंसर मारेंगे। तो एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन के लिए आप जुड़ सकते हैं स्टडी विथ राहुल 247 के साथ। और यहाँ केवल मैथ रीजनिंग ही नहीं, आपको साइंस और अन्य विषय की तैयारी और कौन से प्रश्न एग्जाम में छपते हैं उसको देखते हुए 4-5 साल का निचोड़, उसके आधार पर प्रश्न बनाया जाता है जिसमें समय लगता है। तो अगर आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये आप देख लिए तो कैसा अभिक्रिया, उसमें जो भाग लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें भाग लिया
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया और ये मैंने वैलेंस कर दिया इसको, तो इसे आप क्या कहोगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बाएं पक्ष को, और ये जो दायां पक्ष है तो इसे आप क्या कहते हो और इसे क्या कहते हो, तो ये तो उत्पाद हो गया, इसे क्या कहते हो आपको बताना है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है क्या? हाँ चलिए वही चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न, कमेंट में जवाब ज़रूर आना चाहिए आप लोगों का। नेक्स्ट है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है? देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है? ऑप्शन है वियोजन, विस्थापन, संयोजन। संयोजन मतलब होता है जुटना, एकल उत्पाद का निर्माण, अपचयन। तो आप आसानी से अब जवाब दे सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, सबका जवाब आप ही को देना है, मैं केवल हिंट्स दूंगा। 4 नंबर प्रश्न हो गया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर या कोई पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे किस प्रकार का अभिक्रिया कहा जाएगा? यानी टूट रहा है और टूटने वाले को अपघटन या वियोजन क्या कहा जाता है? आप समझदार हैं, आप जवाब दे सकते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है तो उसे किस प्रकार का अभिक्रिया कहा जाता है? 5वां प्रश्न। नेक्स्ट है, अपचयन अभिक्रिया में होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। अपचयन है, बाप रे बाप, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होगा। चलिए मैं ही बता दिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? 7वां प्रश्न। अब 6ठा तो मैं बता दिया, 7वां आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे अब आपको बताना है इक्वेशन देख करके, कॉपर ऑक्साइड है और ये जल है H2O, और ये कॉपर है और ये H2 है। हाइड्रोजन इसमें बढ़ रहा है, ऑक्सीजन तो बढ़ नहीं रहा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? जिसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो वो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन, और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो क्या होगा? तो आप 8 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्बन जो है ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, वियोजन या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट, ये कितना नंबर हो गया? 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, या 10 नंबर शायद, 9 नंबर ही मान लीजिए, चलिए जो भी मानिए। देखिए, आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया किया तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया और आयरन को विस्थापित कर दिया, और मैंने इसे वैलेंस कर दिया। क्या किया? वैलेंस कर दिया। तो देखिए आयरन क्या किया कि ये आयरन एल्युमिनियम क्या किया? आयरन को विस्थापित कर दिया। इसका मतलब एल्युमिनियम जो है लोहा से अधिक क्रियाशील है। एल्युमिनियम जो है लोहा से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा को विस्थापित किया। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न मान लीजिए इसे। आसानी से जवाब दिया जा सकता है अगर थ्योरी सेक्शन को आप सरल भाषा में समझ जाते हैं तो। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। भोजन का पचना यहाँ दे जानते हैं ऑप्शन क्या होना चाहिए? काट दीजिए, उपचयन और अपचयन, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये उपचयन अभिक्रिया है। देखिए वही, हाँ यहाँ पे सही सेट हुआ है।
भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। ईंधन का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? 10 वहाँ पूछा था, ये 11 मान लीजिए। इसका जवाब आप लोग, ईंधन जलेगा तो ऊष्मा निकलेगा। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। तो ये था ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ ही साथ आप अन्य ऑब्जेक्टिव भी इस थ्योरी सेक्शन से बना सकते हैं। तो पहला चैप्टर जो था उसका मैंने काम तमाम कर दिया। इसके पहले मैं भौतिकी का यानी फिजिक्स का, बायोलॉजी का 2 चैप्टर थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, आप देखिए और उसी के आधार पे आप बच्चों को बताइए क्लास 10th के एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, या कंपटीशन में भी अगर कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कंटेंट पाना तो आप जुड़िए स्टडी विथ राहुल 247 के साथ, और अपना प्यार और अपना लाइक और शेयर सब्सक्राइब बनाए रखें। मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रस्तुत करता रहूँगा।